भैया जी, कल मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस पे प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हुए कहा था कि लड़कियां भी अब सैनिक स्कूल में दाखिला ले सकेंगे। और उसके बाद ओलंपिक्स में आपने देखा कि किस तरह से पूरी देश और पूरी दुनिया में चर्चा हुई महिलाओं की, खासतौर से देश में लोगों ने सर माथे उठा लिया और जिस तरह का प्रदर्शन था वो लाजमी था। लेकिन उसके बाद आज जिस पर हम बहस कर रहे हैं वो दूसरा सिरा है। और वो दूसरा सिरा क्या है इसको पहले देखेंगे और उसके बाद मैं मेहमानों का तारुफ कराने के लिए आपके बीच में हाजिर होता हूं। मैं कहता हूं कि मुसलमान शरीयत पर अमल करेगा। हम मुसलमान लड़के और मुसलमान लड़कियों की बात करते कि उनकी तालीम भी एक साथ नहीं होनी चाहिए। संविधान ने हमको ये हक दिया है कि मुसलमान अपने मजहब पर अमल करे, अपनी मजहबी तालीमात को फरोग दे और उस पर चले। जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से, और इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता। यह तालिबानी विचारधारा को साफ दर्शाता है कि जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है, जहां पर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश में 11-11 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। इतने बड़े 130 करोड़ लोगों में वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जहां सेना में हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, वहां पर इस तरह का बयान देकर तालिबानी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम जो किया है जमीयतुल उलमा हिंद ने, ये निंदनीय है। बगैर कोई वक्त गवाए मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा दें। शहजाद पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। इलियास शराफुद्दीन, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से, आज हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच इलियास शराफुद्दीन साहब। विनोद बंसल साहब विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साजिद रशीदी साहब, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज हमारे साथ निदा रहमान, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, छतरपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं और पत्रकार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निदा, हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ा इदारा है जमीयत उलमा हिंद, बहुत बड़ा इदारा है और उसके अध्यक्ष का कहना है कि लड़कियों को लड़कों के साथ ना पढ़ाया जाए, अनैतिक आचरण से दूर रखने के लिए साथ पढ़ाई से परहेज होना है। सभी गैर मुसलमानों से भी लड़कियों को अलग पढ़ाने की अपील है। उसका कारण उन्होंने बताया कि जो शादियां हो रही हैं, अब ये देखिए दूसरा सिरा है, एक तो विश्व हिंदू परिषद का है और एक ये दूसरा सिरा निकला है। आज चर्चा उसकी भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साहब दूर रखिए लड़कियों को, जो मुसलमान हैं उनको दूर रखिए और उनकी जो इल्म है, जो भी उनकी पढ़ाई है, जो भी लिखाई है, वो अलग स्कूल में होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ जो गैर मुस्लिम लड़के हैं वो टोली में शादी कर रहे हैं, ऐसी बातें आई हैं। तो जो ये बात है वो बिल्कुल दूसरा सिरा है। जो अभी तक बात हो रही थी ये उससे बिल्कुल दूसरा सिरा है। हम जैसा मेहमानों का हम कहते हैं कि सबको बोलने का हक होता है 30 सेकंड, तो आज 20-20 सेकंड करेंगे। पैनल जरा ज्यादा बड़ा है, लिहाजा डिबेट जल्दी ओपन हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। 20 सेकंड। सबसे पहले मौलाना साजिद रशीदी साहब दिख रहे हैं, तो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। आप इस जमीयत के इस फरमान को किस तरह से लेते हैं जनाब? आवाज आ रही है? जी जी मौलाना साजिद रशीदी साहब। भाई आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है जनाब, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी मुझे। मैंने कहा कि आप जमीयत का इस फैसले को कैसे लेते हैं जिसमें लड़कियों को अलग पढ़ाया जाना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि गैर मजहब में शादियां हो रही हैं लड़कियां, तो इससे दूर रखा जाना चाहिए। इसको लेकर आपकी अपनी सोच क्या है? आवाज आई साहब? ये मुझसे सवाल है? जी जी साहब, सवाल ही है आपसे। 20 सेकंड आपको है बोलने का, ओपनिंग रिमार्क। आप प्रतीक भाई, देखिए आपको याद होगा सोशल मीडिया पर बहुत सारी इस तरह की वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हम मुसलमान 3000 बच्चियों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करेंगे, हिंदू लड़कों से कहेंगे वो शादियां करके लाएं और उनको कन्वर्ट कराएं। इस तरह की सोच जो पनपी है और जो इंटरकास्ट मैरिजेस का जो चलन बढ़ा है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो जरूर है। दूसरी बात यह है कि मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान को आप विवादास्पद नहीं कह सकते। विवादास्पद वो बयान मैं आपको जनाब रोक रहा हूं क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त
और खबर यह है कि भारत तालिबान के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई है और दोहा में यह औपचारिक बातचीत है और दोहा में शेर मोहम्मद के साथ जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। भारत तालिबान के बीच औपचारिक बातचीत और नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और जानकारी के साथ। नीरज, ये जो बातचीत है इसके क्या मकसद हैं और किस रेफरेंस के और किस टेक्स्ट के जरिए टेक्स्ट के बिना पर यह बातचीत हो रही है, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ा ये एक ब्रेक थ्रू है। नीरज, देखिए, पहले तो बातचीत का मकसद बात की बात है, बातचीत के मकसद की बात करें, लेकिन पहली बार भारत ने तालिबान को आधिकारिक तौर पे इंगेज किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भारत ने तालिबान से बातचीत की है। अब तक किसी तरह का इंगेजमेंट नहीं हुआ था तालिबान से। पिछली बार भी आपको याद होगा जब 1996 से 2001 का शासन था तब भी तालिबान को इंगेज नहीं किया था भारत ने, लेकिन इस बार पहली बार भारतीयों की वापसी और भारत की चिंताओं से अवगत कराने के लिए तालिबान के प्रमुख नेता से, जो कि पॉलिटिकल ऑफिस के प्रमुख हैं, दोहा में ये बातचीत हुई है और कतर में जो भारतीय राजदूत है उन्होंने ये भारत की तरफ से वार्ता की है। देखिए, पहली खास बात यह है कि भारत ने तालिबान को इंगेज किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग फंसे लोग हैं उनकी वापसी को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। तीसरी अहम बात यह कि भारत ने साफ साफ कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी आतंकवादी गतिविधियों के लिए ना हो। आने वाले वक्त में देखना होगा कि तालिबान के शासन के दौरान क्या वहां की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए होता है कि नहीं, क्योंकि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की चिंता है कि तालिबान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए ना करे। तीसरी अहम बात यह है कि तालिबान ने आश्वासन दिया भारत को कि भारत की चिंताओं को सकारात्मक तौर पे वो देखेगा। तो एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, बहुत लोग इस बात को लेकर भी भ्रम में है कि क्या भारत ने तालिबान को मान्यता दे दी है। ये अभी तक मान्यता के तौर पे न देखा जाए, महज इसे एक बातचीत के तौर पे देखा जाए, लेकिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत ने पहली बार तालिबान से बातचीत की है और क्योंकि अमेरिकी फौजें वहां से निकल गई हैं, उनकी वापसी हो गई है, तो अब जो भारतीय फंसे हैं या आने वाले वक्त में जो भारत का आतंकवादी कंसर्न है आतंक से जुड़ा हुआ, उसको डील करेगा तालिबान ही देखना। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, अमेरिका ने फैसला किया कि जो भी तालिबान या अफगानिस्तान से आने वाले दिनों में राजनयिक रिश्ते रहेंगे वो दोहा के माध्यम से ही होंगे। तो आप कह सकते हैं कि भारत ने भी उसी रूट को अभी तक अपनाया है कि वो कतर के माध्यम से अभी बातचीत किया। कतर के राजदूत ने भारत की तरफ से बातचीत की है तालिबान के नेता से। तो अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है भारत के लिहाज से, भारत की कूटनीति रणनीतिक सामरिक मामलों के लिहाज से ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन आपने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आउट किया वो ये कि अफगानिस्तान इस समय खास तौर से तालिबान जिस पे कब्जे में है और तालिबान को ये है कि उसका रिकॉग्निशन जो है, तो क्या भारत ने रिकॉग्निशन के लिए बात कही? तो आपने कहा, जैसे आपने जानकारी दी है अभी नीरज दे रहे थे, कि ये बहुत जल्दी है और ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अपने जो कंसर्न है और जो उनसे बातचीत का जो सिलसिला जो राब्ता है वो कायम किया गया। और ये पहली बार राब्ता ऑफिशियली कायम हो रहा है, लेकिन वो रूट दोहा के ही रास्ते है जो कि चैनल इस वक्त कहना चाहिए डिप्लोमेटिक चैनल है जो वहां से वर्क कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। एक बार फिर से हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे जो आज बहस का हिस्सा है कि जमीयत का ये तालिबानी फरमान आखिर कैसा है, जिस पर हम बात कर रहे थे। जो हमारे साथ गुलजार आजमी साहब, सचिव जमीयत उलमाए हिंद, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला, इलियास शराफुद्दीन साहब, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, विनोद बंसल साहब, विश्व हिंदू परिषद के मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन निदा रहमान साहब जो हैं हमारे साथ जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जी, जब मैं ब्रेक पे गया तो उससे पहले साजिद रशीदी साहब बोल रहे थे। जी, आपने कहा कि जमीयत के जो अध्यक्ष हैं उनका फैसले को या उनके फरमान को ये आप बयां कर रहे थे। जनाब साजिद रशीदी साहब। जी, प्रतीक भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इसको तालिबानी फरमान ना कहा जाए या इसको विवादित बयान ना कहा जाए। अगर ये विवादित बयान है और तालिबानी फरमान है तो इस पर तो कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि संविधान में ऐसी कोई धारा नहीं है जो इस बयान के खिलाफ कानूनी कोई कार्रवाई हो सके। मौलाना अरशद मदनी साहब ने सिर्फ इतना कहा है कि को एजुकेशन के जो बुरे असरात हैं वो हमारी बच्चियों पर पड़ रहे हैं, इसलिए बेहतर ये है कि हम अपनी बच्चियों को एजुकेशन न देकर। मैं जानना चाहता हूं क्या असरात हैं, बुरे असरात क्या हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। मैं आपके बात जानना चाहता हूं ओपनिंग रिमार्क में।
मैं बता रहा हूँ बुरे असरात क्या है। बुरे असरात ये हैं, आपने देखा होगा और सोशल मीडिया पर ये वीडियोस गर्दिश कर रही हैं कि बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं कि हम 2000 लड़कियां या हम 3000 लड़कियां या हम 2100 लड़कियां मुसलमानों की हिंदू धर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेके आएंगे और ये हमारी शुरुआत है, इससे कहीं ज्यादा होगा। और इंटर कास्ट मैरिज का जो चलन बढ़ रहा है वो मैं समझता हूं कि को एजुकेशन की वजह से ही बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं दोनों के लिए घातक है। माफ करिएगा साजिद रशीदी साहब, माफ करिएगा साजिद रशीदी साहब, मैं आपका पूरा बयान मैंने लिया, इसका ओपनिंग रिमार्क आपका लिया। मुझे बहुत माफी के साथ कहना पड़ रहा है कि ये तालिबानी ही सोच है, इसके अलावा कोई सोच नहीं है। इसको कहने में बेहिचक मुझे बोलना चाहिए और वो मैंने बोल दिया। नहीं वो ठीक है, मैं बाद में बहस को हिस्से में लाऊंगा, इसको ऑफकोर्स मैं लाऊंगा इसको। इलियास शराफुद्दीन साहब, आपका सर ओपनिंग रिमार्क, मीडिया कोऑर्डिनेटर इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के अहकाम की रोशनी में लड़कियों की तालीम को फर्ज करार दिया और लड़का और लड़की दोनों ने ये तालीम हासिल करना चाहिए इस्लाम की रूह से, मॉडर्न और इस्लामिक दोनों एजुकेशन। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थर्ड वाइफ वर्ल्ड क्लास एजुकेशनिस्ट थी, पहली वाइफ बिजनेस वुमेन थी, मेरी बड़ी बहन MBBS डॉक्टर है, वाइफ एजुकेशनिस्ट है, बच्ची सीनियर माशाल्लाह कंसल्टेंट है, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी मदर भी एजुकेशनिस्ट है। तो तालीम लाजिम है। अब कोविड के अंदर मसला ये हो जा रहा है कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहती है कि बच्चे बच्चियां जब मिलकर पढ़ते हैं तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से तालीमी मेयार गिरता जा रहा है और इसीलिए कोविड स्कूल्स का परफॉर्मेंस नीचे आता जा रहा है बनिस्बत सिंगल सेक्स स्कूल के, जैसा बॉयज ओनली या गर्ल्स ओनली। तो तालीमी मेयार को नजर में रखते हुए एक सिंगल सेक्स स्कूल जो जहाँ लड़के और लड़कियां अलग अलग पढ़ते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। और आजकल टिकटॉक और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हिंदी, हॉलीवुड, बॉलीवुड मूवीज की वजह से जो माहौल गंदा हो गया है, जिसकी बिना पर लड़के लड़कियां 9th, 10th और 11th कंट्रोल से बाहर जा रही है, इसके लिए उनकी इज्जत को बचाने के लिए अलग अलग स्कूल जरूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ओपनिंग रिमार्क हमने लिया। अमेरिका का कहां पे कौन सी बात लेनी है और अमेरिका की कहां पे कौन सी बात नहीं लेनी है, यह भी मुझे पता चला कि कि अपने सुविधा के अनुसार अमेरिका को कब गाली दे देनी है और अमेरिका को कब भगोड़ा कह देना है, यह भी मुझे आज समझ में आया। और अमेरिका को कब हमें लानत भेजनी है और कब अमेरिका का इस्तेमाल करना है, यह भी समझ में आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओपनिंग रिमार्क आपका मैंने लिया। और मैं गुलजार आजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमीयत उलमा हिंद के सचिव हैं, बड़ा इदारा है। आपका ओपनिंग रिमार्क सर, आप कहते हैं कि इससे ये होता है कि गैर जो मुस्लिम हैं उनके लड़कों के साथ शादियों का एक खतरा है और ये खतरा बड़ा है और इसलिए ऐसा है। उधर भी लोग कहते हैं, लेकिन ये इससे बचने का तरीका यही है कि कोएड स्कूल नहीं होने चाहिए। जनाब, आपका ओपनिंग रिमार्क गुलजार आजमी साहब। मैं पहले आपको ये बताऊं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक हदीस है, तलबल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमुन व मुस्लिमतुन। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर और हर मुसलमान औरत पर। इसलिए आप ये कहें कि मुसलमान औरतों की तालीम के खिलाफ हैं, बिल्कुल गलत बात है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम मखलूत तालीम के खिलाफ हैं और ये भी इस्लाम ने हमको सिखाया है। इस्लाम ने कहा कि एक लड़का और एक लड़की जब 12 साल की उम्र को पहुंच जाए तो उन दोनों को अलहदा कर दो, एक जगह इकट्ठा मत करो, इसलिए कि इन दोनों के इकट्ठा होने से शैतान घुस जाएगा। तो हम तो इस्लाम की बात कर रहे हैं। अब रह गया ये कोई इसको माने या ना माने, ला इकराहा फिद्दीन। इस्लाम कहता है इसके इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम अपने अहकामात सुनाता है, जिसको मानना हो माने, जिसको नहीं मानना हो ना माने। जनाब अली, बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत शॉर्ट में अपना रिमार्क कहा और मुझे लगा कि जिस तरह की बात है, मुझे आप जरूर कोई ना कोई शूरा जरूर कोट करके बताइएगा जिसमें कुरान शरीफ में ये बात जिक्र हो कि एजुकेशन अलग अलग हो। इसका जरूर मुझे कोई शूरा जरूर हो तो मुझे बताइएगा। अलबत्ता हदीस में जरूर कहीं इस बात जरूर हदीस में कई जिक्र हैं, लेकिन वो जो क्या है हिदायतें वो जरूर मुझे बताइएगा। वो इल्म की कोई चीज है। लेकिन आपने कहा 12 साल के बाद अलग कर देना चाहिए, शैतान वाली बात जो आपने कही, तो मुझे ये भी बताइएगा आप जरूर, हुजूर अली ये जरूर बताइएगा कि ऑफिसेस भी आप अलग करने वाले हैं
ऑफिस भी अलग करेंगे और ऑफिस जहां पे वो काम करने जाएंगे, क्योंकि इल्म हासिल करेंगी। लड़के लड़कियां मर्द औरतें अलग रहना है। जनाब आली, मुझे ये भी बताइएगा कि ऑफिसेज भी अलग होंगे आने वाले समय में, सारे लोगों के लिए अलग अलग। पार्लियामेंट भी अलग कर देना, वहां पर भी खतरा है। जी जी, मुझे आपकी सोच में खतरा नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट में भी खतरा है। इंदिरा जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सोच में खतरा नजर आ रहा है आपकी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे आपकी सोच में। शहजाद पूनावाला, ओपनिंग रिमार्क। मैं आ रहा हूँ हजूर, ऐसे ऐसा मैं आ रहा हूँ जनाब, बहस ओपन करने करूंगा। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, मेरी बात सुन लीजिए, जी बोलिए। अगर मेरे एक मिनट रुकिए, शहजाद पूनावाला रुकिए। ये संस्कृति चिल्ला सकता हूँ। जी जी, नहीं शहजाद पूनावाला, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं। जी जी बोलिए 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 जनाब। चिल्ला के बात कर सकता हूँ। गुलजार आजमी साहब बोलिए, कोई गुलजार साहब बोलिए, गुलजार साहब बोलिए। मैं बिल्कुल, मैं देखिए जी। कुरान ने कहा, हाँ मैं कुरान के हाफिज कुरान नहीं वरना आयत पढ़ के बताता, लेकिन कुरान ने ये कहा है कि तुम अपने घर में जब घुसो दोपहर के वक्त, हाँ। तो कुंडी जो है उसको खटखटाओ, मालूम हाँ। नहीं तुम्हारे घर की औरतें किस हाल में हो। तो एक शौहर को अपनी बीवी के घर में घुसने के लिए ये इस्लाम तालीम दे रहा है कि जब तुम घर पे जाओ तो कुंडी खटखटाओ, मालूम नहीं तुम्हारी बीवी किस हाल में हो। तो इस्लाम ने पर्दे का एहतमाम कर रखा है। कुरान ने कहा है कि मुसलमान औरत सिर्फ अपने शौहर के सामने अपना पूरा जिस्म दिखा सकती है और अपने भाई और बहनों वगैरह के सामने, बहनों के सामने नहीं दिखा सकती, देवर के सामने नहीं दिखा सकती, सिर्फ भाई। जनाब के आली, सगे बस भाई बस, के मैंने सुना सामने आपकी अपना बात, चेहरा मुझे नहीं दिखा समझ में आ रहा है, मुझे हाँ। समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे बात आगे बहस में लड़ाऊंगा। जी शहजाद पूनावाला, किस समय में, किस समाज में, कहां हम रह रहे हैं, इसकी एक लकीर जरूर खींची जानी चाहिए। जी शहजाद पूनावाला, ओपनिंग रिमार्क आपका। प्रतीक जी प्रतीक जी, अभी कुछ दिन पहले आप ही के शो पे मैंने बताया था कि हैरत में कैसे तालिबान ने वहाँ पे शिक्षा पर पाबंदी लगा दी थी। और मुझे लगता है तालिबान की जो विचारों से प्रभावित है, और तालिबान और जो ये व्यक्ति हैं उनकी सोच का स्रोत भी एक ही है, देवबंदी इस्लाम, जो कि विश्वास रखता है वहाँ भी एक तरीके के इस्लाम के उसमें। और उन्होंने दोनों ने एक ही नुस्खा, एक ही फतवा दिया है कि महिलाओं के साथ शिक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अगर ऐसा करोगे तो शैतान घुस जाता है। अभी आपने सुना एक व्यक्ति बैठे हुए बोलते क्या सोच है ये, मैरिजेस का प्रचलन नहीं आता। नहीं, एक सेकंड, मुझे पूरा करने दीजिए। हाँ। एक पैनलिस्ट ने कहा इंटरकास्ट मैरिजेस का प्रचलन बढ़ रहा है, ये बहुत गलत है। हमारे संविधान से हम चलेंगे या हम यहां पर शरिया कानून लागू करेंगे? इंटरकास्ट मतलब अंतर जातीय विवाह, ये देश में इसको आंबेडकर साहब ने बोला कि अनाइलेशन ऑफ कास्ट के लिए जरूरी है, और यहां पर बैठे कुछ लोग शरिया को संविधान के ऊपर डालेंगे। और यहां पर एक व्यक्ति बोल रहे पार्लियामेंट भी अलग कर दो। आज वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट में 4 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट की जजेस आज से काम करेंगी, और ये हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है। और ये दक्यानुसी सोच वाले जो 7वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं, दरअसल मैं हमेशा कहता हूं इनके मकसद मंसूबे और मुद्दे, इनके मकसद मंसूबे और मुद्दे दोनों ही सेम है। तालिबान, एक सेकंड सर, प्रतीक जी प्लीज, ये क्या संस्कृति है बीच में? आराम से गुलजार, ये इलियास आराम से, इलियास आराम से। जनाब आली, इलियास आप बोलिए। शहजाद पूनावाला बोलिए, पूरा करिए कंप्लीट। शहजाद पूनावाला तो है तालिबान, एक तो है तालिबान बंदूक के साथ काबुल में, और दूसरा है तालिबान बिना बंदूक के साथ। पर ये दोनों ही तालिबान के चेहरे हैं, दोनों ही शरिया कायम करना चाहते हैं, दोनों ही देश में उदारवादी जो हमारी मूवमेंट है उसके खिलाफ है। जी वेरी गुड। निदा रहमान, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी इस पैनल पे, क्योंकि मैं आपको तो आपके इस्लामिक नियम के हिसाब से, शरिया के हिसाब से तो आपको बात ही नहीं करनी चाहिए मुझसे, ना कोई रूबरू होना चाहिए, ना कुछ हिस्से में मैं आपसे कुछ कहूं। क्योंकि अभी जो मौलाना और बड़े बड़े आलिम और बड़े बड़े दानिश्वर जो अभी फरमा रहे थे उसके मुताबिक, तो आपको ऐसे खड़े होकर ऐसे बीच में पैनल पे आके टीवी भी नहीं होना चाहिए, म्यूजिक भी नहीं होना चाहिए,
और आपसे बात भी नहीं हो, और इश्क और मोहब्बत और अच्छी बातें तो हो ही नहीं सकती, वो तो क्राइम है। और मैं आपका जो सोशल अकाउंट देख रहा था, आप तो खुल के इश्क की बात करती हैं, मोहब्बत की बात करती हैं, तो ये तो सब बिल्कुल कुफ्र है और ये सारा का सारा ये तो जुर्म है शरिया के हिसाब से। अब आप बोलिए निदा रहमान। सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे इस बहस में शामिल करने के लिए, और दूसरी बात ये कि हम तालिबान की बात ना करें, हम हिंदुस्तान की बात करें, तो हिंदुस्तान में एक नए तरह का कल्चर आ रहा है। औरतों को एक जो पुरानी चीज है कि प्रॉपर्टी मानना, हम चाहे हिंदू की बात करें या मुसलमान की बात करें। मदनी साहब को टेंशन है कि कोएड एजुकेशन से लड़कियां खराब हो रही हैं, लड़के इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही है, रिलीजियस मैरिज हो रही है। वही सेम दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं की भी टेंशन है कि भाई लव जिहाद का शिकार हो रही हैं लड़कियां। तो भाई लड़कियां बेवकूफ हैं, लड़कियां कठपुतली हैं, लड़कियों के दिमाग नहीं है, लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कियों को को एजुकेशन में नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए। तो सारा कुछ लड़कियों के लिए है। आप अगर बात करें, मैंने 15 साल 14 साल न्यूज चैनल में काम किया है और साथ में कोएड में पढ़ी भी हूँ, और मेरे साथ के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने कोएड की एजुकेशन नहीं ली है। अब तक तो शैतान आ गया होगा। हम सहज होके बात कर रहे हैं, मैं आपसे सहज होके बात करती हूँ। मुझे आप, या मैं अगर और किसी की बात करूं तो मैं किसी, मेरे दोस्त हैं, मेरे सहेलियां हैं जो जिन्होंने, हम बात करें कि हम सिर्फ लड़का लड़की क्यों देखें, हम इंसान क्यों ना देखें, हम इंसानियत की बात क्यों ना करें, हम ये क्यों माने कि आपने 12 साल गुलजार साहब आपने पढ़ाया। गुलजार साहब जवाब देंगे, गुलजार साहब जवाब देंगे, गुलजार साहब जवाब देंगे इस बात का कि ये बिल्कुल सही सलामत है, कोई इनके ऊपर शैतान नहीं हावी हुआ, इस बात का जवाब देंगे। कोई शैतान हावी नहीं हुआ है, और दिमाग भी सोच है, और दिमाग की जो सोच है वो बहुत साफ है, कहीं दिखाई बिल्कुल सही, कहीं से कोई तंग दिली नहीं है। देखिए, इस्लाम ने औरत का जो मकाम बनाया है वो उसके बिल्कुल खिलाफ है जो बातें आप लोग कर रहे हैं। समझा आपने? इस्लाम ने घर की मलका बनाया है, उसको नौकरानी नहीं बनाया। आप लोग नौकरानी की बात कर रहे हैं। ये आपको नौकरानी नजर आ रही है, और उसके बाद ये आपसे रूबरू सामने बात कर रही हैं, ये नौकरानी नजर आ रही है आपको। आप बना रहे हैं, अरे आप बना रहे हैं। आप किस सोच के आदमी हैं? निदा जवाब देंगी, ये लड़ाई आपकी है निदा, हम खड़े हैं बराबर, लेकिन जवाब आपको देना है। मत बनाओ। मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, रहने दो, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है मत बनाओ कि इस्लाम, हम इस्लाम, ठीक है, इस्लाम में बहुत हकूक दिए हैं हमको, इस्लाम में बहुत सारी चीज हुई हैं, तो हम किताबों की, जब हम मुस्लिम, हम औरतों के हक की बात करते हैं तो हम सिर्फ किताबों की बात ना करें, हम जमीनी हकीकत की बात करें। जमीनी हकीकत में कितनी लिटरेसी है लड़कियों की, हम ये बात क्यों ना करें। मुस्लिम, एक तो मुसलमान की एजुकेशन में बहुत बुरी हालत है, उससे भी हम अगर मुस्लिम एजुकेशन पे गर्ल्स की आ जाएं तो क्या हालत है। देखिए, इस्लाम किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। जिसको मानना है इस्लाम के कवानीन को वो माने, जिसको नहीं मानना वो नहीं माने। गुलजार आजमी इस्लाम के कवानीन को ना मानकर भले आपको गुलजार आजमी कह दे, वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो इस्लाम के कवानीन को मानेगा वही मुसलमान होगा। और इस्लाम में औरत को पर्दे में रहने के लिए कहा है, उसको पर्दे में रहना चाहिए, हम इतना जानते हैं। मतलब आपके हिसाब से ये इस्लाम, ये तो ना तो ये इस्लाम मान रही है, और आपके हिसाब से ना तो ये मुस्लिम है। जी, ये आपका कहना है। वाह, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा जी, मैं कहता हूँ इस्लाम में मानने की, इस्लाम जबरदस्ती नहीं करता। जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है नहीं माने। मैं आ रहा हूँ बस, मैं चाहे तो रख ले। जी बिल्कुल। मैं लास्ट पैनलिस्ट है हमारे विनोद बंसल जी। विनोद बंसल जी, आपका ओपनिंग रिमार्क, इसके बाद बहस ओपन। विनोद बंसल। प्रतीक जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिसने ये बयान दिया है वो दारुल उलूम देवबंद का शिक्षा प्रमुख है और जमातुल उलमा हिंद का अध्यक्ष है। आप इसे, उस व्यक्ति की जो डायमेंशन है वो भी आप समझ लीजिए। और ये दोनों संस्थान ऐसे हैं जो कि विश्व भर के मुसलमानों को जिहाद का, आतंकवाद का और मदरसों के माध्यम से जो कुछ जो अमानवी हो सकता है वो सबको परोसते हैं ये। और देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में तो ये जो तालिबानी संस्कृति जो जहां से जन्मी है, उसके मूल के केंद्र में ही ये संस्थान है। तो मुझे लगता है इससे कोई और ज्यादा एक्सपेक्ट करना, मुझे लगता है बेमानी है। लेकिन नहीं, वो ये कहते हैं, नहीं विनोद बंसल जी, मैं एक बार रोक रहा हूं। वो ये कहते हैं
कि हिंदू लड़कों से दूर रहिए। तो इस विभाग से तो आप दोनों लोग बिल्कुल सही हो गए कि वो कहते हैं हिंदू लड़कों से दूर रहिए, आप कहते हैं मुसलमान लड़कियों से दूर रखिए। तो यहां तो आप दोनों लोग सही हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा। हमारी संस्कृति में कहीं भी कोई दूरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम तो सिर्फ लव जिहाद के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि लव जिहाद के कारण बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, बेटियों का धर्मांतरण हो रहा है, इलिसिट रिलेशंस बन रहे हैं, और इसके अलावा उनको मार दिया जाता है, उसको आतंकवाद की फैक्ट्री में झोंक दिया जाता है। एक बात। दूसरी बात ये, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, हम अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है, इंटर रिलीजियस मैरिज करता है, अब विश्व हिंदू परिषद ने कभी उसका ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज भी भारत के अंदर कौन कहता है कि तालिबानी संस्कृति नहीं है, तालिबानी सोच के लोग नहीं है, ये उन्होंने पुनः स्थापित कर दिया। दूसरी बात और बताऊं आपको मैं, देखो ऐसे लोगों ने ये बात भी साबित कर दी है कि आखिरकार मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा, जो मुसलमानों को अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, जो बुद्धिजीवी समझते हैं, उनको तय करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को नेता या आदर्श माना जाए या उनको बाहर फेंक दिया जाए। इनको समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो शरीयत का जो मैं कहूंगा इसको शरीयत जो प्रथा है, उसको जो है अब साथ में रखना है या उसको तिलांजलि दे देनी है। Now the debate is open. Now the debate is open. इलियास शराफुद्दीन अनुसार इस पर परिवर्तन करना जरूरी है। इलियास शराफुद्दीन, बहुत देर से मैं शहजाद पुनावाला आता हूं आपका। इलियास शराफुद्दीन, डिबेट इज ओपन, हम अपनी बात सब कह सकते हैं। शरीयत की नहीं, शरीयत की मानसिकता है बेसिकली जी। और ये जो है ये जो देखिए, सवाल ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि सैनिक स्कूल में महिलाओं की भी एंट्री होनी चाहिए, लड़कियों की भी एंट्री होनी चाहिए, फाइटर प्लेन्स उड़ा रही हैं, और एक तरफ मुझे बेहद अफसोस है गुलजार आजमी साहब, आप कहते हैं कि 12 साल की उम्र के बाद अलग हो जाना चाहिए क्योंकि वहां पे शैतान आ जाता है। गजब है भाई आपकी सोच। ये इनकी विकृत मानसिकता और महिला। इलियास शराफुद्दीन, डिबेट इज ओपन। शहजाद पुनावाला जी, राइट, नॉट डिबेट इज ओपन। शहजाद, मैं आ रहा हूं जी, राइट सर, ऑडिट डाउन। प्रतीक जी, शहजाद पुनावाला प्रतीक जी, मैं बहुत दो छोटी बातें करूंगा। एक तो यहाँ पे जो मानसिकता कुछ लोग दिखा रहे हैं उसके विषय में तो मैं बाद में बोलूंगा। पहले तो देखिए, जो मैं आ रहा हूं, आप वेट करिए, बीच में बार इंटरप्शन होता है जी। सर 10 सेकंड तो दे दीजिए बात करने के लिए। देखिए, पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि जो पार्टियां, राजनीतिक दल हमेशा महिला अधिकारों की बात करती हैं, कांग्रेस पार्टी, MIM, NCP, समाजवादी पार्टी, आज इनकी चुप्पी एक तरीके से बताती है कि वोट बैंक का इस तरीके से वो शिकार हुए हैं कि वो आज इन कट्टरपंथियों के खिलाफ बोलना भी नहीं चाहते, जैसे शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक। और अब गुलजार आजमी साहब जो बैठे हैं, मैं इनसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। गुलजार आजमी साहब, इस्लाम के शरिया के हिसाब से टीवी पे आना हराम है या हलाल है? अगर हराम है तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात, जो तालिबान कर रहा है, नहीं, एक सेकंड रुक जाओ इलियास, तुमसे दूसरा सवाल इलियास शराफुद्दीन सवाल नहीं है, गुलजार से सवाल है। जो तालिबान ने नियम कानून लागू किए हैं, जो तालिबान ने नियम कानून लागू किए अफगानिस्तान में महिलाओं पर, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? गुलजार, चलिए साहब, वो इलियास शराफुद्दीन जवाब देना चाहते हैं जी। इलियास शराफुद्दीन, मेरा जवाब ये है, इलियास नहीं, गुलजार साहब देंगे। गुलजार साहब आ रहे हैं, गुलजार साहब आएंगे। गुलजार साहब को जवाब देने को मौका मिलेगा जी, बोलिए। रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, आपको अच्छे से इल्म आ जाएगा। कोएड स्कूल्स में 30% से ज्यादा रेप हुए हैं, इसीलिए क्या सड़ी हुई मानसिकता लेके आए हैं? क्या ऊल जलूल बोल रहे हैं आप? क्या ऊल जलूल बोल रहे हैं आप? शमशानों में अफगानिस्तान का पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। अब हमारे जरूर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश क्या कर रहे हैं? भारत क्या कर रही है? स्कूल में महफूज नहीं है। और अफगानिस्तान में तालिबान शरिया कानून ला रहे हैं और मर्डरर को मौत की सजा दी जा रही। तो RSS वाले आतंकवादी परेशान क्यों है? RSS के आतंकवादी चिन्मयानंद सेंगर के इलियास शराफुद्दीन, साहब, मुझे अफसोस है कि आपकी बात, इलियास शराफुद्दीन, कोई आतंकवादी संगठन को आप कहने वाले नहीं, कोई किसी भारत को लाओ ताकि मंदिर में, आश्रम में बेटी बच जाए, पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में बेटी बच जाए भारत की, वरना बेटियां महफूज नहीं है। क्राइम में नंबर 1 हो गया भारत। औरतों का रेप, लड़कियों का रेप, गैंग रेप, मर्डर,
इसके लिए शरिया कानून जरूरी वो है। आपकी ही तालिबान पुरुष अगर प्रधान शरिया सोच कानून की ला वजह ले, से ये तो दिक्कत भारत में है। लाइए, बेटियां ये पुरुष बचाइए। प्रधान ऑडियो डान सोच शराफुद्दीन आपकी साहब जो का है, जवाब देंगे ये शहजाद इसी का पूनावाला। नतीजा मैं है। एक क्लैरिफिकेशन देना रहा हूं, आरएसएस को आपसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और किसी संगठन को बोलने का आपको कोई अख्तियार नहीं है। जी शहजाद पूनावाला। देखिए अभी अभी कहा गया कि जो शरिया तालिबान अफगानिस्तान में ला रहा है वो इसके साथ है। आपने देखी होगी एक चित्र जिसमें कि हेलीकॉप्टर से एक व्यक्ति को लटकाकर शहरों पर ले जाया जा रहा है। ये आपको इस्लाम का वर्जन सही लगता है? मैं आपको कह रहा था ना कि तालिबान और ये जो देवबंद से निकलने वाले ये जो लोग हैं इनकी सोच में बड़ी समानताएं हैं और इसीलिए आज अरशद मदनी ने तालिबान के अपने बिरादर का समर्थन करते हुए बयान दिया है। ये पुरुष प्रधान और ये इस्लामिक कट्टरवादी सोच ही है जिसकी वजह से आज तक मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं मिला और शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक इन्होंने इनका उत्पीड़न किया। मैं फिर से मौलाना से पूछना चाहता हूं, जो जमीयत से गुलजार साहब से, टीवी पर आना शरीयत के हिसाब से है या नहीं? गुलजार साहब बताइए, उसके लिए लागू नहीं टीवी करेंगे पे और आना महिलाओं जायज को आप है एक या ना तरीके से जायज? सामग्री बनाएंगे। गुलजार आजमी साहब बताइए, टीवी पे आना ठीक है या गलत? हाँ, मर्द का आना जायज है, औरत का आना नाजायज है। वाह क्या बात है, मर्द का आना जायज है, औरत का टीवी पे आना नाजायज है। वाह हुजूर आली, क्या बात है, नाजायज है। क्या एक बार पूरी स्क्रीन पे दिखाया जाए इनको, पूरी स्क्रीन पे लाया जाए गुलजार आजमी साहब को, पूरी स्क्रीन पे लाया जाए। आप मेरे सुन लीजिए, हाँ बोलिए, मैं आपसे ज्यादा तेज बोल सकता हूँ। हाँ आप तो इस उम्र में भी तेज बोल सकते हैं। जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। नहीं, मैं आपसे ज्यादा तेज बोल सकता हूँ। हाँ मुझे मालूम है। आप इस्लाम का मजाक नहीं उड़ा सकते मेरे सामने। जनाबे आली आपसे ज्यादा इस्लाम को समझ रहा हूँ, नहीं समझते आप इस्लाम को। आप इदारे में बैठ के इस मुल्क को डिक्टेट मत करिए, समझे? आप अपनी बात कहने का हक है आपको। अरे इस मुल्क की आजादी हमारे पर जरिए हुई है। इस मुल्क की आजादी देवबंद के उलमा के जरिए हासिल हुई है। क्या बात करेंगे आप? आपने क्या समझा देवबंद को? औरतों को घर में बंद कर दीजिए। आप देवबंद औरतों को आपने ही तो खून गिराया। आप ये जो दिन में आप देखते हैं ना ख्वाब, समझे? ये दिन में ख्वाब मत देखिए हुजूर आली, ये दिन में ख्वाब मत देखिए। सुनिए। अरे हुजूर सुनिए क्या, आप दिन में ख्वाब मत देखिए। इस मुल्क की आजादी में मुसलमानों का मुझे मालूम है, जमीयत उलमा हिंद मालूम है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मुझे मालूम है। आपने अभी क्या फरमाया? तुम क्या जानो? आपने क्या? अरे हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो बच्चे हैं। अरे हम तो बच्चे हैं जिसने इस मुल्क की आजादी आपने क्या? नहीं, मैं बहस पे आता हूँ, मैं बहस पे आता हूँ और मुझे ये बताइए कौन सी हदीस है, मुझे बताइएगा कि जिसमें लिखा है कि मर्द को टीवी पे आना जरूरी है, औरत जो है वो टीवी पे नहीं आ सकती। मुझे बताइएगा और ढूंढ के लाइएगा हदीस लाइएगा। कुरान शरीफ पे तो ला नहीं पाएंगे, हदीस ढूंढ के लाइएगा। और मैं तो जानना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ कि मर्द के लिए पर्दा नहीं है, औरत के लिए बताएंगे। मौलाना आप नहीं बताएंगे, यहाँ पे मौलाना भी। अरे मैं तो बता रहा हूँ, जरूरत है। वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं। वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं। सवाल यह है कि एक स्पेशल मैरिज कॉन्स्टिट्यूशन में उसका एक हिस्सा है, उसमें कानून में उसकी एक अलग से प्रोविजन है। उसके अलावा जो बहुत सारी बातें मैंने कहा कि ये तालिबानी सोच कैसे, तालिबानी सोच इससे है कि इस देश में सबको हक है बराबर का, सोचने का, समझने का, अपनी बात कहने का। मतलब ये अपने हक के बात कही जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कहे कि औरतों को कैद कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि सैनिक स्कूल के दरवाजे महिलाओं के लिए खोल दिए जाने चाहिए। और कोई ये कहे कि 12 साल की उम्र में लड़के लड़कियों को अलग कर देना चाहिए क्योंकि उनके बीच में शैतान आ जाता है। ये सोच क्या है? जनाबे आली इलियास साहब हंसिए मत, ये पीढ़ी माफ नहीं करेगी आपको। मौलाना पीढ़ी देख रही है आपको, इलियास शराफुद्दीन साहब
पीढ़ी माफ नहीं करेगी आपको, और बिल्कुल माफ नहीं करेगी। और ये मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन से, यहाँ के आईन से चलता है, किसी के इदारे में नहीं है, किसी के इदारे में नहीं है। इलियास साहब बोलिए आप। बच्चियों को बचाइए, मैं ऑथेंटिक बात करता हूं। आप कैसी ऑथेंटिक बात करते हैं इलियास साहब? नो प्लीज लिसन मी, नो प्लीज लिसन मी। आप कैसी ऑथेंटिक बात करते हैं? आप कहते हैं कि जो लड़के लड़कियां पढ़ते हैं उसमें 75% लोगों का, लड़के लड़कियों का रेप होता है। ये कैसी सोच है आपकी? अमेरिकन यूएस विक्टिमाइजेशन। अरे आप तो अमेरिका की बात करने लगते हैं। अभी तो आप कह रहे थे अमेरिकन सोसाइटी सबसे खराब सोसाइटी है। इलियास जी, इलियास दोहरी तलवार मत बनिए, इलियास दोहरी तलवार मत बनिए, अपनी बात करिए। ये मुल्क आजाद मुल्क है और इसकी सोच आजाद है। आप लोग बच्चियों की इज्जत को दांव पे क्यों लगा रहे हैं? आप नहीं, एक सेकंड, प्रतीक, शहजाद पूनावाला, हो गया, मंदिर में मासूम बच्ची का रेप हो गया, आरएसएस के आतंकवादी हर जगह भरे हुए हैं। मैंने फिर आपको कहा टोका। प्रतीक जी, मैं आपको मौका दूंगा। विनोद बंसल जी आप जवाब दीजिएगा, मैं मौका दूंगा। ये बार बार किसी को आतंकवादी नहीं, अपने गिरेबान में झांकिए, उसके बाद बोलिए। जी शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, किसी को कहने का किसी को कोई हक नहीं। इलियास शराफुद्दीन, इलियास शराफुद्दीन, किसी को कुछ कहने का हक नहीं। प्रतीक जी हाँ जी बोलिए शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला। प्रतीक जी एक एक करके बात रखते हैं। ऐसे बात करने में मुश्किल भी होती है और जनता को समझ में भी नहीं आता। लॉजिक के साथ, पढ़े लिखे लोग हैं, लॉजिक के साथ बोलिए। हाँ जी प्रतीक जी, अमेरिकी रिपोर्ट्स का हवाला दिया जा रहा है तो अमेरिकी की रिपोर्ट बोलती है कि मदरसे में आतंकवाद की तालीम भी दी जाती है, तो उसको भी मान लेना चाहिए। केवल एक रिपोर्ट क्यों उठा रहे हैं? सारी रिपोर्टें उठाते हैं। दूसरी बात करता हूं, गुलजार साहब ने कहा किस तरीके से, देखिए इस्लाम को हमेशा बोला जाता है ये समानता का धर्म है, पर गुलजार साहब के इस्लाम में महिलाएं और मर्द एक नहीं है, उनके लिए अलग अलग पैमाने हैं। मर्द तो टीवी पे आ सकता है पर महिलाएं नहीं आ सकती। ये शैतानी सोच है। मैं गुलजार से पूछना चाहता हूं, मैं साहब भी नहीं बोलूंगा इनको, मैं गुलजार से पूछना चाहता हूं, अगर संविधान समानता की बात करता है और तुम्हारा शरिया बोलता है कि समानता नहीं होगी, तुम शरिया को चुनोगे या संविधान को? सवाल गुलजार आजमी, गुलजार आजमी सवाल। सुनिए, संविधान की दफा 25 ये कहती है कि हम अपने मजहब पर अमल करने के लिए आजाद है। आर्टिकल 14 समानता की बात करता है। आर्टिकल 14 समानता की बात करता है। आर्टिकल 14 नहीं पढ़ा आपने। आर्टिकल 21 बुनियादी अधिकार जीने का देता है। 21 नहीं पढ़ा आपने, केवल 25 पर अटक गए हो क्या? नहीं, और 25 भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन के साथ है। 25 का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं और मर्दों में आप अंतर करेंगे। 25 का मतलब ये नहीं है कि आप शरिया लागू कर देंगे संविधान के ऊपर। 25 का मतलब ये नहीं है कि आप महिलाओं को वस्तु समझेंगे। 25 का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चियों को शिक्षा नहीं देंगे। 25 का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी 7वीं शताब्दी की सोच 21वीं शताब्दी के नए भारत पे थोपेंगे। 25 का मतलब ये नहीं है कि नए भारत की परिकल्पना जिसमें महिलाएं और मर्दों का इक्वल हिस्सा होना चाहिए, उसको आप नहीं मानेंगे। अगर आपको ऐसा करना है तो आपके लिए एक देश नहीं, बहुत सारे देश बने हुए। चले जाइए पहिए पर लटक कर। सुनिए, आपके बाप का हिंदुस्तान नहीं है जो आप हमको भेजने की बात कर रहे हैं। इस मुल्क की आजादी और ना ये तालिबानी सोच रखने वाले लोगों के बाप का हिंदुस्तान है। अगर आपको तालिबानी सोच रखनी है तो बगल में 2 मुल्क है, चले जाइए पकड़कर, पहिया पकड़कर चले जाइए। 2 मुल्क है तालिबानी सोच वाले, पकड़कर चले जाइए। जो तालिबान को पॉजिटिव समझते हैं ना, उनके लिए 2 मुल्क है बगल में, बोलो तो पहुंचा दूं। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए खून बहाया है। अंग्रेजों की गुलामी पे आ गए, समझे? तुम टीवी पर बैठकर जहर फैलाओ। अभी तो अमेरिकन में बता रहे थे महिलाओं के खिलाफ, और तुम हमें अंग्रेजों का गुलाम बोलो। तुम हो अंग्रेजों के गुलाम, तुमने माफी मांगी है अंग्रेजों से, तुम क्या बात करोगे हमसे? अच्छा। हाँ, और मेरे बाप दादा ने किसी से माफी नहीं मांगी, और मेरे बाप दादा ने 400 स्क्वायर फीट के कमरे को जेल भी नहीं बुलाया। तो आप बात छोड़ दो उसकी, बात ये करो संविधान ऊपर है तुम्हारे लिए या शरिया? चुनो। सवाल पे आइए, सवाल पे। इस मुल्क में क्या रहेगा, इस मुल्क में होगा क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी। आजादी, बराबरी, हक, हुकूक। जी जवाब दीजिए गुलजार साहब, जवाब दीजिए जवाब। मैं तो जवाब दे रहा हूँ ना। हाँ जी, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? बोलिए। कुरान बड़ी है संविधान, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? बोलिए कुरान बड़ी है संविधान, संविधान देखिए,
कुरान पढ़िए, संविधान बोलो ना। कुरान पढ़ा है, कुरान पढ़िए, पढ़िए। जो शहजाद पूनावाला ने सवाल पूछा था, शहजाद पूनावाला ने एक सवाल पूछा है आपसे, वो सवाल है गुलजार आजमी साहब, बहुत बेसिक सवाल है जी। शहजाद पूनावाला, सवाल आपका फिर से एक बार दोहराइए। शहजाद पूनावाला सवाल एक बार फिर से दोहराइए। यही है हाँ जी गुलजार साहब, आपके लिए सवाल यही है कि आप कुरान को ऊपर रखते हो या संविधान को? आप शरिया को ऊपर रखते हो या संविधान को? शरिया या संविधान? संविधान। शरिया या संविधान, ये सवाल है। शरिया, मैं बता रहा हूँ ना, शरिया और आजादी दिलाई थी इन्होंने। ये है देखिए, या तो ये उसका इनका जवाब असली भी दे चेहरा, दीजिए, या जवाब दे ये दीजिए। इनका असली चेहरा है। सुन लीजिए आप मुझे प्रतीक जवाब जी, दे दीजिए। बिल्कुल। ये तालिबान से अलग कैसे हुए? ये आईसिस से अलग कैसे हुए? ये तालिबान और आईसिस से कैसे अलग हुए? और आप बात करते हैं भारत को आजादी दिलाने की। भारत को आजादी दिलाने वाले लोगों ने भारत में संविधान कायम करने की लड़ाई लड़ी, भारत में तिरंगा को ऊंचा लहराने की लड़ाई लड़ी, भारत एक निजाम, कानून के निजाम से चले उसकी कवायद की। ये भारत की आजादी की लड़ाई है। संविधान को शरिया से बदलने की लड़ाई भारत में नहीं, वो कहीं और लड़ी जा रही है, और उसको हम आतंकवाद कहते हैं। आपको अब आप कहिए, जो चाहिए वो कहिए। हमको दस्तूर की दफा 25 ने और दस्तूर की दफा 30 ने यह हक दिया है कि हम अपने मजहब पर अमल करें, अपने मजहब को माने, अपने मजहब का प्रचार करें। और आपके हिसाब से महिलाओं को दूसरे दर्जे का शहरी बना देना चाहिए? आपके हिसाब से महिलाओं को हकूक नहीं मिलने चाहिए? आपके हिसाब से मर्दों के लिए और महिलाओं के लिए अलग नियम होने चाहिए? मर्द तो टीवी पर आ जाए वो तो हलाल है, और महिलाएं आ जाए तो हराम है। वो अरे आप जो समझे, आप जो समझे, आप समझा रहे हैं, पूरे देश में आप ही समझा रहे हैं, और आपके बिरादर भी समझा रहे हैं। निदा रहमान, गुलजार आजमी के मुताबिक, निदा रहमान, सवाल यह है, निदा निजाम, गुलजार आजमी के मुताबिक महिलाओं को टीवी पे आना जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। उनको अलग 12 साल की उम्र में अलग कर देना चाहिए। निदा रहमान, सारे फैसले महिलाओं के मर्द ही क्यों करें? सारे फैसले जो मजहब की बात करें या हम किसी और चीज की बात करें, तो सिर्फ महिलाओं से क्यों ना महिलाओं को फैसले करने दिया है? महिलाओं के पास अकल नहीं है क्या? महिलाएं बेअकल हैं? महिलाओं की कोई, चाहे वो हर किसी मजहब की बात यही होती है कि महिलाएं ये नहीं करें, महिलाएं वो नहीं करें। एक वो संत अति नरसिम्हानंद जी बोलते हैं कि हम औरतें ऐसी, हिंदू औरतें ऐसे चल रही हैं, मुस्लिम औरतें ऐसे रहती हैं। तो भैया सबको टेंशन क्यों है औरतों, लड़कियों की? लड़कियां बेअकल होती हैं? लड़कियों के पास अकल नहीं है क्या? आप लड़कियों की बात करें, लड़कियों के फैसले लड़कियों को तो करने दें भाई। आप लड़कियों से पूछे कि वो क्या चाहती हैं। लड़कियां बेअकल होती हैं, उनके पास अकल नहीं होती है, वो अपने डिसीजन नहीं ले सकती हैं। लड़कियों को पढ़ाओ नहीं, लड़कियों को आप पढ़ाओगे नहीं। लड़कियां जब पढ़ती हैं तो उनमें सोचने समझने की शक्ति आती है। लड़कियां जब पढ़ती हैं तो वो दिमाग से फैसले लेने लगती हैं, और यही फैसले आखरते हैं। ये फैसले, यही दिक्कत है। ये दिक्कत इस तरफ वालों की भी है, ये दिक्कत उस तरफ वालों की भी है। वो कहते हैं कि हमारी लड़कियां लव्वाद का शिकार हो रही हैं। भाई दोनों तरफ की चीजें, क्या मसला क्या है आप लोगों का? राइट, नाउ इलियास शराफुद्दीन साहब, नाउ यू रिप्लाई। शराफुद्दीन साहब, मैं आ रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, लड़के लड़कियों दोनों के फैसले कुरान हदीस से होना चाहिए। दोनों को, अरे भाई इस मुल्क में कानून है या नहीं है? इस मुल्क में कानून है या नहीं है? इलियास, टीवी पर आ सकती है हिजाब के साथ, ताकि उनकी इज्जत महफूज रहे, और यतीम जैसे आतंकवादी उनकी इज्जत, जैसे आतंकवादी उनकी इज्जत ना लूटे, और रेप और मर्डर करने वाले की गर्दन उड़ानी चाहिए, ताकि हिंदुस्तानी इलियास शराफुद्दीन साहब, इलियास शराफुद्दीन साहब, मैं ये कह रही है हिजाब के साथ आना चाहिए। इलियास शराफुद्दीन, ऑडियो डाउन। इलियास शराफुद्दीन साहब, आपने कहा कि इस पैनल में निदा बैठी हैं, इनको हिजाब के साथ आना चाहिए। 14-15 बरस तो इन्होंने टेलीविजन में काम किया है, 14-15 बरस तो टेलीविजन में काम किया, और कई लोग हैं जो हमारे साथ काम करती हैं, है ना? तो इनकी यहां पे जो बाकी मर्द बैठे हैं, 5 मर्द बैठे, उन पर भी तो इल्जाम लग गया कि निदा के ऊपर उनकी जो नजर है वो खराब है। इसका जवाब है आपके पास? इसका जवाब है? निदा, जवाब दीजिए। निदा रहमान,
आप मजहब की बात करें, आप धर्म की बात करें, तो जब आप पर्दे की बात, एक तो कुरान में किसी भी तरह के पूरा लबादा ओढ़ने की कहीं जिक्र नहीं है। पर्दे का है तो पर्दे का हुक्म अगर लड़की को है तो नजरें नीची करने का हुक्म लड़कों को भी है। तो आप मर्द की बात क्यों ना करें? तालिबान की बात, तालिबान कहता है कि औरतें घर से बाहर ना निकले क्योंकि उनके लड़ाके महिलाओं की इज्जत करने के लिए ट्रेंड नहीं है। यानी कि महिलाओं की इज्जत करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग की जरूरत है। कोई नहीं, ये ट्रेनिंग वाली बात है। महिलाओं की इज्जत के लिए लड़कों को ट्रेन होने की जरूरत है। हम ट्रेनिंग की बात क्यों ना करें? झूठ नहीं है, सच है इलियास, सच आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बाहर गए तो लिबादा ओढ़ के जाएं। सूरह निसा 14वां सूरा आयत नंबर 31, सूरह नूर 24वां सूरा आयत नंबर 30। विनोद बंसल साहब, 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 विनोद बंसल, बिल्कुल आपका राइट है। विनोद बंसल साहब आप बोलेंगे। प्रतीक जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है आज आपके टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ये इस्लामिक जिहादी शरीयती मानसिकता को प्रसारित करने में लगे हुए हैं। मुझे बड़ा दुख है आपके इतने प्रतिसाद, इतने विरोध के बावजूद, इतने सारे लॉजिक के बावजूद भी ये इलॉजिकल लोग वो अपनी शरीयती मानसिकता से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और इनका पूरा का पूरा लवाजमा, पूरा का पूरा गैंग इस बात के लिए सक्रिय है कि कब और कैसे भारत को शरीयती मानसिकता से ग्रसित किया जाए। ये संविधान में विश्वास नहीं करते। ये जो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, हमने बलिदान दिया, खून बहाया। अरे भाई, खून बहाया होगा लेकिन पाकिस्तान बनाने के लिए। खून बहाया था बांग्लादेश बनाने के लिए। खून बहाया था तुमने जो है ना कश्मीर को खाली करने के लिए। खून बहाया था तुमने बांग्लादेश से और अपने अफगानिस्तान से हिंदुओं को मार के भगाने के लिए। खून बहाया था तुमने, खून बहाया था तुमने लोगों का जान लेने के लिए। खून बहाया था तुमने अल्लाह अकबर का नाम लेकर के करने के लिए। अरे खून बहाया था तुमने ये देश मैं रोकता हूँ शहजाद पूनावाला, मैं रोकता हूँ शहजाद पूनावाला। वो जो सवाल प्रतीक एक ही लाइन, शहजाद पूनावाला, और सारी ऑडियो डाउन। शहजाद पूनावाला, वो जो सवाल आपने गुलजार आजमी साहब से पूछा था, गुलजार आजमी साहब से पूछा था कि आपने कहा था कि आप बताइए शरिया जो इस्लामिक कानून है वो ऊपर है या इस देश का आईन, कॉन्स्टिट्यूशन? तो उन्होंने कहा कि शरिया। यही सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब आपको शायद जवाब का प्रतीक्षा भी नहीं होगी कि आपको मालूम होगा जवाब क्या आएगा मेरा। और इस मुल्क में कानूनी ही है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही माथे पे लगाया जाए। और जो कोई भी डिफर करे जहां इधर लेफ्ट और राइट, उसको उसी पे लाया जाए। जी शहजाद पूनावाला। प्रतीक यही फर्क है संस्कृतियों की, कि हम अपने आईन को अपना मजहब सबसे ऊंचा किताब मानते हैं और कुछ लोग यहाँ पर अपनी धर्म की विकृत परिभाषा को ऊपर रखते हैं। मैं इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये बोलते हैं कि हिजाब होना चाहिए, तो 1-1 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार क्यों होता है? गुलजार आजमी साहब बताइए, कपड़े पहने 1 साल की बच्ची के साथ, मुझसे ये भी समझा दीजिए। 1 साल की बच्ची के साथ गुलजार आजमी साहब बताइए रेप क्यों होता है? गुलजार आजमी साहब, गुलजार आजमी साहब, ऑडियो डाउन। गुलजार आजमी साहब जी बताइए रेप क्यों होता है 1 साल की बच्ची के साथ? ये आप जैसे जहनियत के लोगों की वजह से होता है। हाँ। जो चीज अहम होती है, आप एक चीज समझ लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। अल्लाह ही मालिक है, आप अल्लाह ही मालिक है गुलजार आजमी साहब, वही मालिक है, वही तय करे, वही तरह गए। और आपके दिमाग को मैं बस सलाम ही कर सकता हूं और कुछ नहीं, ऊपर वाला रहम करे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होगा। आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए एकदम सामने, एकदम अंत में बात यह कहना चाहेंगे, जो शरिया का जिक्र करते हैं उन्हें हजरत खदीजा और हजरत आयशा का भी इल्म होना चाहिए, और किस जगह पे उन्होंने अपनी बात को रखा और कैसे रखा और कैसे कैरेक्टर है, इन पर जरूर गौर करना चाहिए। लेकिन आज बात सिर्फ इतनी, आर पार का वक्त, सीधे वहां चलेंगे। कल फिर होगी मुलाकात।